जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करने वाले हैं, विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1950 टू 1991। 1950 से 1990 या 1991 तक का जो फेज था उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसे हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी कहते हैं या प्री लिबरलाइजेशन पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस या बिफोर लिबरलाइजेशन, किसी भी तरीके से आप इसको कह सकते हैं। ये आपके बुक के कौन से पेज नंबर है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में सीखना होता है कि आपकी इकोनॉमी के इन टोटल 3 टाइप्स की इकोनॉमी हो सकती है। एक होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट और तीसरा होता है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। क्या होता है कैपिटलिस्ट, क्या होता है सोशलिस्ट और क्या होता है मिक्स्ड? कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सारी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सही हैं। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब इसमें कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर में हम लोग कहते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या चीज बताइए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। इनकी ओनरशिप इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। सोशलिस्ट के अंदर में हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर हम इसको गवर्नमेंट की जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनी सेंट्रल अथॉरिटी। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी की ओनरशिप एंड कंट्रोल में होता है। मिक्स्ड मतलब क्या होता है? उसके अंदर में दोनों एग्जिस्ट करेगा, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। यानी कुछ हिस्सा होगा जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट होगा, कुछ हिस्सा होगा जो कि ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो भी इसके अंदर में डिसीजंस होते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस। क्या नाम होता है इसका? तो जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में, वो कौन लेता है? दे आर टेकन अगेन बाय इंडिविजुअल्स। और यहां पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं अगेन दे आर टेकन बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों। तीसरा जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? सोशल या पब्लिक वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये आपके 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। ये आपके 3 मेजर डिफरेंसेस हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक सेंट्रल अथॉरिटी ओन करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल्स लेते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना और सोशलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? चाइना इज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी इज डिफरेंट। ठीक है, कम्युनिज्म डिफरेंट होता है, सोशलिज्म डिफरेंट हो गया। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में एक फर्क आप ये समझ सकते हैं। कम्युनिस्ट इज अ फॉर्म जिसके अंदर में सारी की सारी चीजें सरकार अपने कंट्रोल में रख लेती हैं, वेयर गवर्नमेंट अज्यूम्स दी कंप्लीट पावर, वो एक कंप्लीट पावर अपने पास में रख लेती है।
और फिर उसके बाद वो लोगों को अथॉरिटी देती है, और फिर वो लोगों को डायरेक्ट करती है कि कैसे कैसे करके करना है। सोशलिज्म के अंदर में क्या होता है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द पीपल, गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द पीपल। तो वर्किंग फॉर द पीपल एंड मेकिंग द पीपल वर्क अंडर यू इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये कहा जाता है, इसके अंदर में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कही जाती है कि कम्युनिज्म में एक ये चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज को आप एकदम पूरी तरीके से बराबर बराबर बांट दो। तो पूरी तरीके से बराबर बराबर कैसे बांटा जाएगा? सरकार को हर एक चीज़ का पूरा फुल एंड फाइनल कंट्रोल दे दिया जाता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट बिकम्स वेरी पावरफुल। यहाँ पे हम कह रहे हैं सोशलिस्ट के अंदर में से इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट। आप इंडिया का प्रियम्बल जब भी पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखा रहता है ना शुरुआत में प्रियम्बल, उसमें आप पढ़ेंगे कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो सोशलिस्ट। इट इज़ सोशलिस्ट इन द वे कि इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो द गवर्नमेंट इज डिराइविंग इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो फिर देखो, ये एक पॉइंट हो गया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, और दूसरा क्या हो गया, दे आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। और इनका इकोनॉमिक सिस्टम यानी इसमें इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है? इंडिविजुअल्स। द इकोनॉमिक डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वहां पे इंडिविजुअल्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सोशलिस्ट के अंदर में वही चीजें हो जाएंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और यहां पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड के अंदर में दोनों होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अगला है आपका इकोनॉमिक प्लान। इकोनॉमिक प्लान का मतलब क्या हुआ? बेसिकली एक सेट ऑफ गोल्स जो कि अपनी गवर्नमेंट अटेन करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लान। तो इकोनॉमिक प्लान इज द प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ गोल्स दैट एन इकोनॉमी वांट्स टू अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड ऑफ टाइम। जैसे हम लोग एक 5 ईयर प्लान बनाते हैं, तो 5 ईयर प्लान भी क्या हो गया आपका? एक इकोनॉमिक प्लान। बजट भी एक प्रकार का इकोनॉमिक प्लान है। अपकमिंग बजट जो आएगा अभी, वो भी हमारा क्या, एक इकोनॉमिक प्लान है। जिस टाइम पे अभी तो नहीं आता है 5 ईयर प्लान, जिस टाइम पे आता था उस टाइम पे क्या बजटिंग नहीं होती थी? नहीं, बजटिंग होती थी। अब 5 ईयर प्लान की जगह पर नीति आयोग आ गई है। तो नीति आयोग ये शॉर्ट टर्म प्लान्स इतने नहीं बनाती है, हालांकि वो भी 3 साल के प्लान्स बनाती है, बट अब वो एकदम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि 2030 तक हमें ये पा लेना है, 2025 तक ये करना है। तो वो और लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बजट अलग होता है। बजट ये होता है कि सरकार कहाँ कहाँ से पैसा पाएगी और कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ठीक है। इन इंडिया इट इज डन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड दिस इज कॉल्ड एज 5 ईयर प्लान। तो इकोनॉमिक प्लान क्या, एक लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड गोल्स है जो कि हम अटेन करना चाहते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनते थे, तो वो भी एक प्रकार का क्या था, इकोनॉमिक प्लान। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कौन से साल में सेटअप हुई थी? 1950 में। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन ईयर 1950। हमने आपको पहले भी सिखाया था कि आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं। तो प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1950। अच्छा, तो हम लोगों ने सीखा कि 5 ईयर प्लान्स बनाया जाता है। 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। क्या आपको पता है प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। आप लिख भी सकते हैं, करेक्ट हर्षद? प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। is the ex officio chairman
एक्स ऑफिशियो का मतलब हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, हम प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन नहीं चुनते हैं। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो अपने आप प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अभी नीति आयोग में भी चेयरमैन नीति आयोग के भी चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। सर एक जब पढ़ रहे थे तो उसमें दिया हुआ था कि पहला जो थे फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो 5 ईयर प्लान्स के वो थे प्रोफेसर मालोनोबिस। तो सर ये हाँ, तो उसमें बदलाव आए होंगे, उसके अंदर में बदलाव आए होंगे। मतलब पहले जो चेयरमैन थे वो पीसी महालनोबिस उनका नाम था पूरा, ऐसा। सर उस समय तो प्राइम मिनिस्टर कोई और थे सर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर हम कह रहे हैं ना, क्योंकि उस प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर में बदलाव आया होगा, जरूरी नहीं कि पहले भी वही चेयरमैन होते थे, ठीक है। जनरल गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उसके क्या बेसिक गोल्स होते हैं? तो कहा गया कि 5 ईयर प्लान्स के 4 बेसिक गोल्स होते हैं। 5 ईयर प्लान के 4 बेसिक गोल्स होते हैं। कौन से गोल्स होते हैं? सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि आपको एक एक टर्म समझाने के लिए आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर का एक एक टर्म आपको समझाने के लिए आ सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन कंट्रीज जीडीपी। इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। जब एक कंट्री की प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, जो उसके पास में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जब उसके अंदर में इंक्रीज होता है, ये देखो एक समरी के तौर पे, बाकी आपके पास में फुल फ्लेजेड नोट्स हैं, आप उनको साथ साथ में रेफर कर लेना। तो कंट्री की जब रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंट्रीज जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट अगला क्या है बताओ? मॉडर्नाइजेशन। Modernization is defined as greater acceptability of adoption of modern techniques and technology in order to increase the overall productivity. जो भी बेसिकली नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करना है इस मॉडर्नाइजेशन। लेकिन एक और चीज इसमें लिखिए, इट ऑल्सो रिफर्स टू चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से जुड़ा हुआ नहीं था, मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो द चेंज इन सोशल आउटलुक। तो जब भी आपको मॉडर्नाइजेशन को डिफाइन करना हो, आप कहिए कि मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू चेंज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आप नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन का एक और मतलब था क्या? चेंज इन सोशल आउटलुक। इट ऑल्सो रिफर्स टू change in social outlook. ठीक है। नेक्स्ट, अचीविंग द स्टेटस ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव होता था। सेल्फ रिलायंस का मतलब कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, जो भी हमें अपने सामान की जरूरत है वो हमको अपने यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो अचीविंग द स्टेटस ऑफ सेल्फ रिलायंस, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय यूजिंग कंट्रीज ओन रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ग्रोथ करना ताकि हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कम हो जाए और हम सेल्फ रिलायबल या सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो ये मेन आपका टर्म है, रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। बोले क्या? रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। जैसे अभी हाल ही में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात हो रही थी कि हम लोग बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो पहले इंपोर्ट करते थे अब वो हम अपने यहाँ पे ही बनाने लगे हैं। तो हमारी डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज के ऊपर में कम हो गई है क्योंकि उन दवाइयों का रॉ मटेरियल इंडिया में ही मिलने लगा है या इंडिया में ही बनने लगा है। तो हम किस चीज़ की तरफ एम कर रहे हैं? सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज सो दैट वी बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। इक्विटेबल या इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी या ग्रोथ ऑफ ईच एंड एवरी रीजन इन अ कंट्री। इसमें देखो इक्विटी 2 तरीके से होती है, हर किसी का ग्रोथ हो, हर एक रीजन का ग्रोथ हो।
तो इक्विटी मींस बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एरियाज इन अ कंट्री, हर एक एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी इक्विटी होता है। और एवरीबडी शुड गेट इक्वल चांसेस या अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, हर किसी को बराबर का मौका मिले। इक्विटी का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है, ये नहीं कि हर किसी को बराबर वेल्थ मिल जाए, हर कोई एक ही बराबर अमीर हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन हर किसी को एक बराबर का मौका मिले। तो इट रिफर्स टू इक्विटेबल, इक्वल नहीं, शब्द क्या है, इक्विटेबल, एक जैसा, एक नहीं, equitable distribution of GDP so that benefits due to higher economic growth are shared by all the sectors। जो भी benefits हैं growth के वो सबको मिले। तो जब इकोनॉमी ग्रो करे तो हर किसी का फायदा हो, किसी एक सेक्टर का नहीं। इक्विटी implies egalitarian society with social, अब ये दिस इज नॉट, आई एम नॉट श्योर कि यही टर्म लिखना था, ठीक है, देयर मस्ट बी अ डिफरेंट टर्म। हम इसको और एक सिंपल टर्म से, इक्विटी इम्प्लाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बोलो क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अलॉन्ग विथ क्या, सोशल जस्टिस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब ये हुआ कि सबके बीच में उसका बराबर बराबर बंटवारा हो, या एक बराबर बंटवारा भी ना हो, तो जिसका ज्यादा शेयर है उसको ज्यादा मिले, जिसका कम शेयर है उसको कम मिले, लेकिन सबको उसका बेनिफिट मिले। जैसे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 6% बढ़ी, तो हमारी जीडीपी मान लो 60 करोड़ से इस बार, या 600 करोड़ से और ज्यादा बढ़ गया। अब 600 करोड़ का ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा 600 करोड़ एक ही पर्सन के पास चला गया, 2 ही पर्सन के पास चला गया। हर एक सेक्टर में और हर एक पर्सन में उसका बंटवारा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? हर किसी को थोड़ा थोड़ा फायदा उसकी वजह से होना चाहिए। जीडीपी की जगह नेशनल इनकम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जीडीपी और नेशनल इनकम में ऐसा कोई अंतर नहीं है। वो तो इकोनॉमिक्स में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं कि जीडीपी होता है, जीडीपी एमपी, और वो होता है एनपीएफसी। अदरवाइज जीडीपी और नेशनल इनकम एक जैसे टर्म्स हैं। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं, ऐसे आम भाषा में उसको अगर इसमें लिखें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और टर्म लिख लीजिए, एक और टर्म लिख लीजिए, इक्विटी ऑल्सो इंप्लाइज क्या, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इसका मतलब बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी होता है। क्लियर था? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज आंसर, इज दिस क्लियर? कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर। आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी? वाई देयर वॉज अ नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स? तो उस समय क्या था, जो हमारी लैंड होल्डिंग थी वो बहुत प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। किसी के पास में बहुत ज्यादा लैंड था, या फिर जो लैंड था वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड था। देखो, एक तो लैंड होल्डिंग किसी किसी के पास बहुत ज्यादा थी, और वो लैंड होल्डिंग जगह जगह पे स्कैटर्ड थी। जैसे थोड़ी जमीन यहां पे है, थोड़ी जमीन और कहीं दूर पर है, तो वो कहीं पर भी प्रॉपरली खेती कर पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत थी, बिकॉज द लैंड वॉज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, ऊपर से वो स्कैटर्ड था, जगह जगह पे बिखरा हुआ था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। At the time of independence, Indian agriculture sector was featured with very low productivity. तो why there was a need for land reforms? क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल काफी लो थी। हमारे यहाँ पे लैंड सेटलमेंट का जो सिस्टम चलता था वो कौन सा चलता था? जमींदारी सिस्टम, जिसके अंदर में टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते थे। तो अब जरूरत थी उन टैक्सेस को हटाने की।
फिर उसके बाद लैंड होल्डिंग्स जो थी वो काफी स्मॉल इन साइज थी और स्कैटर्ड थी, यानी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स जगह जगह पर थी. दिस ऑब्स्ट्रक्टेड द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स. देयर वर एक्यूट इनइक्वालिटीज, यानी किसी के पास बहुत ज्यादा था और किसी के पास बहुत कम था. एंड एग्रीकल्चर वॉज बेसिकली ऑफ सब्सिस्टेंस नेचर. सब्सिस्टेंस का मतलब बताओ? फॉर फार्मिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन. केवल सेल्फ कंजम्पशन के पर्पस के लिए फार्मिंग किया जा रहा था. क्या वो मार्केटेबल सरप्लस बना पा रहे थे? नहीं. तो क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, आपको ये सीखना है. क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए? सबसे पहला लैंड सीलिंग इंपोज किया गया. दूसरा जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया. अबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग में क्या होता था? एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप लैंड अगर होल्ड कर रहे हैं तो उसको कौन एक्वायर कर लेता था? गवर्नमेंट. इफ अ पर्सन वॉज होल्डिंग लैंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट दैट इट वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगा. तो लैंड सीलिंग मीन्स लेजिस्लेटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड दैट एनी इंडिविजुअल कैन होल्ड. कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड जो कि कोई एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्या? लैंड सीलिंग. इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. क्या क्या? हर किसी के पास बराबर बराबर लैंड होल्डिंग देना और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड है उसको कम करना. यानी जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देना, और जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हो गया है, जो बहुत पावरफुल हो गए, उनके पास से कुछ जमीन को छीनना. ठीक है. जैसे पहले क्या होता था कि मान लो कोई, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअली, जैसे कोई मान लो कोई मठ है, कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है. ठीक है. किसी राजा महाराजा की दान की हुई कोई ऐसी जमीन है, तो सरकार उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती थी कि बहुत कोई पैतृक संपत्ति चली आ रही है, तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती थी और फिर गवर्नमेंट एक्वायर करके उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती थी. ठीक है. हालांकि इसके ऊपर में फिर बहुत बवाल भी होता था. अगर सरकार आपकी ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन ले तो बवाल होगा कि नहीं होगा? होगा. तो इससे क्या क्या दिक्कत आई? इससे दिक्कत ये आई कि लोग जा करके कोर्ट में केस फाइल कर देते थे. पीपल यूज टू फाइल अ केस या अ सूट. सूट का मतलब ये होता है केस फाइल करना. दे यूज टू फाइल अ केस इन द कोर्ट अगेंस्ट दिस लेजिस्लेशन या फिर अगेंस्ट एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो उसको एक्वायर करती थी उसके खिलाफ वो एक केस फाइल कर देते थे. इन द मीन वाइल दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर लैंड अमंग देयर रिलेटिव्स. वो अपने रिलेटिव्स या नोन पीपल के बीच में उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. विद द हेल्प ऑफ दिस दे वर एबल टू अवॉइड दिस लॉ. इस लॉ को वो अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा ज़मीन है नहीं, हमने अपनी ज़मीन का तरह तरह के लोगों के बीच में बंटवारा कर दिया. तो ये लैंड सीलिंग बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाया. नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन. अगला टर्म कौन सा है? ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है एक टर्म जो इंडिकेट करता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस. बोले क्या? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस. ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिकेट्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस. व्हीट और राइस के अंदर में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिकली इन द later 1960s, in the later half of 1960s. तो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कौन से सीड्स? HYV सीड्स. तो हम लोग इसको ऐसा कहते हैं कि HYV सीड्स के कारण जो व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज किया इन द पीरियड ऑफ 1960s, दैट फेज, वो जो टाइम पीरियड है, उसे कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू द phenomena of increase, या फिर it refers to the situation when the production of wheat and rice increased in the late 1960s due to use of high yielding variety of seeds. high yielding variety of seeds के use करने के कारण late 1960s के अंदर जो wheat and rice की production बढ़ी, उसे हम लोग कहते हैं green revolution. So due to the introduction of HYV seeds, modern techniques and inputs such as fertilizer, irrigation facility, subsidy given by the government, the production of food grains increased.
एंड दिस सब्सटैंशियल इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फायदे हुए? ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फायदे हुए? ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहला फायदा, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण अब फार्मर्स एक मार्केटेबल सरप्लस बना पा रहे थे। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? मार्केटेबल सरप्लस का मतलब था आउटपुट प्रोड्यूस्ड अबव द लेवल ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन, तो जितना सेल्फ कंजम्पशन से ज्यादा आप बना रहे थे उसे हम लोग कहते हैं क्या? मार्केटेबल सरप्लस। तो इट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन अबव द लेवल ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लेवल से ऊपर आप जितना बना रहे थे उसे हम लोग कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। अच्छा, मार्केटेबल सरप्लस बनाने से क्या फायदा हुआ? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। किसका? फार्मर्स की। फार्मर्स की लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कर गई। और बताओ, तीसरा एक फायदा ये हुआ, डाउनफॉल इन दी प्राइसेस कह सकते हैं कि हमारे पास में फूड ग्रेन्स का सरप्लस हो गया तो उसकी प्राइसिंग कंट्रोल हो गई। पहले जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो उतना तेजी से नहीं बढ़ा। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर। इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया ऑफ क्या? ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस का एक एक्सपोर्टर बन गया फ्रॉम एन इंपोर्टर। पहले क्या था? इंपोर्टर था। अब क्या बन गया? एक्सपोर्टर बन गया। चौथा, इंडिया अब एक बफर स्टॉक मेंटेन कर सकता था। क्या मेंटेन कर सकता था? बफर स्टॉक। और ये बफर स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक जो कि इमरजेंसी के दौरान यूज किया जाता है। तो देखो भाई, चार इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए। कौन से चार कॉन्सिक्वेंसेस हुए? कौन से चार कॉन्सिक्वेंसेस हुए? मार्केटेबल सरप्लस आप बना पा रहे थे, और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की इनकम बढ़ गई। फिर तीसरा, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड राइस फ्रॉम इंपोर्टर। फ्रॉम एन इंपोर्टर ऑफ व्हीट एंड राइस इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर। तो उसके कारण इंडिया को फायदा हुआ। ठीक है, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। और चौथा क्या? इंडिया कुड मेंटेन अ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मेंटेन कर पाया मतलब ऐसा स्टॉक विच कुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान इसको यूज किया जा सकता था। क्लियर है यहां तक की बात? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म। यहां तक की बात क्लियर है क्या? आपसे पूछा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फायदे, तो ये चार फायदे याद रहेंगे ना? यस। अगला अपना टॉपिक है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? बेसिकली किसके? ग्रीन रेवोल्यूशन के, या हम कह सकते हैं HYV सीड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक होगा आगे। ये आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर या अगेंस्ट सब्सिडी है। अच्छा, इसमें दिया हुआ नहीं है, हम आपको अलग से लिखवा देंगे। अगला एक टॉपिक है इसके अंदर में, चलो पहले वही बता देते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के या HYV सीड्स के ड्रॉबैक्स। ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर HYV सीड्स।
क्वालिटी डिग्रेडेशन, ठीक है, और HYV सीड्स वर वेरी कॉस्टली, हेंस ओनली रिच फार्मर्स कुड यूज इट, केवल इसको अमीर फार्मर्स ही यूज कर पा रहे थे, है ना। और HYV सीड्स यहाँ तो बोले कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती थी। दे रही थी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सबको सब्सिडी मिली जा रही थी, और सब्सिडी देने के बाद भी वो महंगा था। HYV सीड्स, हाँ, HYV सीड्स डिग्रेड सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को घटा देता था। कंज्यूम्स लॉट ऑफ वाटर, उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी। इट रिक्वायर्स इरिगेशन फैसिलिटी, इसको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। और क्या चाहिए होता है बताओ? केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। लेकिन ये सब अपने पास अवेलेबल था क्या? नहीं था। फिर उसके बाद मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक, इसमें पेस्ट अटैक बड़ी जल्दी हो जाता था। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे या डीमेरिट्स थे। ये कॉस्टली था, सॉइल फर्टिलिटी को खत्म कर देता था, वाटर टेबल को नीचे कर देता था, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए थी जो कि मौजूद नहीं थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी, पेस्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता था। तो ये सारी इसके साथ में दिक्कतें थी। इसके लिए नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत थी कि HYV सीड्स को कैसे यूज़ करना है। हाँ, इट रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स विच आर नॉट नोन टू द इंडियन फार्मर्स। ठीक है, बट इतना भी जितना हम लोगों ने लिख लिया दैट इज सफिशिएंट। यहां तक आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट सब्सिडी के अंदर में हम लोग सीख रहे थे कि सब्सिडी क्या है। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करती है, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जब गवर्नमेंट बियर करती है तो उसे हम लोग कहते हैं सब्सिडी। ठीक है, सो अगर से फॉर एग्जांपल गैस में पहले था, गैस सिलेंडर में अभी भी है, सब्सिडी देने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। या तो आप कंज्यूमर को डायरेक्टली सब्सिडी दे दो, जैसे आज हम लोग को दिया जाता है, तो ये कंज्यूमर बेस्ड सब्सिडी होती है, हम लोग पे करते हैं पहले और फिर हम लोगों को सब्सिडी मिलती है। और एक होता था पहले प्रोड्यूसर बेस्ड, ये पहले ही चलता था। MSP फॉर फार्मर इज नॉट अ सब्सिडी। तो पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर सब्सिडी होती थी, यानी जो प्रोडक्शन कर रहा था उसको सब्सिडी देते थे। उसमें क्या था, वो प्रोडक्शन करने वाले में वो धांधली कर सकता था, वो कह सकता था कि हमने बनाया बेचा, लेकिन असल में उसने बेचा नहीं है, तो सरकार से सब्सिडी ले लेगा, है कि नहीं। तो सब्सिडी देना आसान है, लेकिन इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और इसके डीमेरिट्स भी हैं। क्या क्या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं? पहले सब्सिडी मीन्स क्या? इट मीन्स अवेलिंग सम इंपॉर्टेंट इनपुट्स टू फार्मर्स एट अ कंसेशनल रेट दैट इज लोअर देन इट्स एक्चुअल मार्केट रेट। तो कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कराना फार्मर्स को एट अ कंसेशनल रेट। क्या सब्सिडी के फायदे हैं? हाँ, हाँ, तो हाँ, मतलब ये इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है
इन जनरल तो सब्सिडी की ये डेफिनेशन ऐसा कुछ बनती नहीं है। सब्सिडी का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट विच इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो या कंसेशंस और रिबेट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर में। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलीफ, ठीक है। इसको अगर आप ये ऐसे करके लिखना चाहो, आमतौर पे जो डिफाइन किया जाता है वो होता है इट इज कंसेशंस एंड रिबेट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट in the cost of a product या सर्विस। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडी, मेनली अपने को ये पढ़ना था कि सब्सिडी इट इज अ टाइप ऑफ रिलीफ, सही था। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडी, क्या पॉइंट्स है इन फेवर ऑफ सब्सिडी एंड क्या पॉइंट्स है अगेंस्ट सब्सिडी। तो इन फेवर ऑफ सब्सिडी हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहला, सब्सिडी की जरूरत क्यों है, ताकि कोई स्मॉल फार्मर्स को कंज्यूम कर सके या फिर बिग फार्मर्स के लिए है, स्मॉल फार्मर्स के लिए, ताकि वो रिस्क लेने को तैयार हो सके, पुअर फार्मर्स के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्जिनल, मार्जिनल मतलब जो छोटे हैं, छोटे या लैंडलेस फार्मर्स। मार्जिनल मतलब जिनके पास बहुत कम जमीन है या बिना जमीन के हैं। कन्विंसेस फार्मर्स टू अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्निक, किसी भी नई मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए उनको इनकरेज करना पड़ता है, तो सब्सिडी दिया गया। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रूरल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, या उनको फैसिलिटेट करना ताकि वो रिस्क ले सके। इट इम्प्लाइज मोर प्रोटेक्शन। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडी, सब्सिडी देने से नुकसान क्या है, ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, सरकारी खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत इसको वो भी इंजॉय कर सकता है जिसको इसकी जरूरत नहीं है। कैन बी इंजॉयड बाय द पोटेंशियल फार्मर्स, यानी जो समृद्ध फार्मर्स हैं, जिनके पास पैसा ऐसा है। ये मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट करता है। जैसे होगा क्या कि अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती हो जाती है उसका मिसयूज होता है, तो अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो उसका मिसयूज करने लगता है। तीसरा, शुड बी प्रोवाइडेड इनिशियली, सब्सिडी को इनिशियली प्रोवाइड कराना चाहिए लेकिन बाद में इसको स्टॉप कर देना चाहिए। और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाता है। HYV को सब्सिडी देने से मेन फायदा किसके होगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि उससे फर्टिलाइजर भी ज्यादा खरीदे जाएंगे और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ऐसा उतने इंकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। which need not to worry about their market share and so no attempts are taken to improve the quality of fertilizers। यानी फर्टिलाइजर्स फिर बिकने लगे और उन्होंने अपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, यानी फर्टिलाइजर्स को सस्ता करने का या बाकी चीज़ों का बहुत अधिक कोशिश नहीं की। फर्टिलाइजर पे भी मिलता है, ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक उस टाइम के रिगार्डिंग नहीं लिखा हुआ है। आज के समय में फर्टिलाइजर्स पे भी दिया जाता है, बहुत से फर्टिलाइजर्स पे, लेकिन उस टाइम स्पेसिफिक के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रेवोल्यूशंस है उनके ऊपर आ गए। स्टूडेंट्स कम ऑन प्लीज फोकस। इंडस्ट्रियल सेक्टर के रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन था इट वाज IPR 1956। आपसे पूछा जाता है IPR 1956 में क्या किया गया था, तो स्ट्रेस किया गया था पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंट रोल के ऊपर में, यानी मेन जो रोल है वो कौन प्ले करेगा, पब्लिक सेक्टर। और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए गए थे, यानी छूट वगैरह दिया गया था अगर आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को सेटअप करें तो अगर आप बैकवर्ड एरिया में सेटअप कर रहे हैं इंडस्ट्री तो आपको छूट मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 स्पेसिफिकली किसके लिए रिजर्व था, स्टेट के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए। कैटेगरी 2 किसके लिए था, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी दोनों लोग कर सकते थे। लेकिन जो मेजर रोल था वो पता है कौन प्ले करता था, गवर्नमेंट। आपको लिखना पड़ेगा यहां पे, मेजर रोल वॉज प्लेड बाय, मेजर रोल
ओनली द some part of the equity of the industry can held by private sector. बेसिकली इसमें था ये कि जो पहले से था प्राइवेट सेक्टर में उसको बंद नहीं किया गया, बस जो नया था वो खोलने से बंद कर दिया गया। तो आप ऐसा लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली था नहीं कि वो थोड़ा ही होल्ड करेगा। नियम उस समय ये था कि जो पहले से प्राइवेट सेक्टर में हम उसके साथ छिड़खानी नहीं करेंगे, तुमको चलाने देंगे, लेकिन अगर नया इंडस्ट्री खोलना है तो फिर वो सरकार ही खोलेगी। ये ऐसा नियम बनाया गया। तो मेजर रोल तो पब्लिक सेक्टर का ही हो गया। रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर, जो रिमेनिंग था वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता था। तो इसमें लगभग 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था इनिशियली। 17 इंडस्ट्रीज को इसके अंदर में रखा गया था। कैटेगरी 2 में भी अराउंड 21 या ऐसे कुछ नंबर्स थे, तो कैटेगरी 2 में कुछ इंडस्ट्रीज को रखा गया। लेकिन कैटेगरी 1 में जो 17 इंडस्ट्रीज को पहले रखा गया था वो स्पेसिफिकली किसके लिए था? पब्लिक सेक्टर के लिए। फिर 17 से घटाया गया था, इसको घटा करके 8 किया गया, फिर इसके बाद घटा करके इसको 3 किया गया। समझ रहे हैं? यानी शुरुआत में लगभग 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि कैटेगरी 1 के अंदर में रिजर्व थी। ठीक है, तो मेजर रोल किसके लिए रखा गया था? पब्लिक सेक्टर के लिए। तो 3 चीजें जो कि आईपीआर 1956 से जुड़ी हुई हैं, 3 चीजें जो कि आईपीआर 1956 से जुड़ी हुई हैं, वो है डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज, कैटेगरी 1, 2, 3 या शेड्यूल ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशंस। ये तीनों पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो आपका आईपीआर 1956 एक्सप्लेन हो जाएगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI। तो SSI आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर में कि ये कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था। तो इट वाज सेटअप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कार्वी कमिटी। इट वाज सेटअप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कार्वी कमिटी। तो पहले जो SSI की लिमिट हुआ करती थी, आज ये लिमिट नहीं है, ये लिमिट आज नहीं है। हमने आपको आई थिंक अपनी क्लास में नई लिमिट्स भी दिखाई थी, 1 करोड़ रुपए की कुछ लिमिट थी। ठीक है, तो ये लिमिट्स आज नहीं है। पहले जो लिमिट हुआ करता था वो थी 5 लाख रुपीस की, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको मानेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए तक हो। ठीक है, एकदम शुरुआती लिमिट थी। खैर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट हो, यानी उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा, उसमें एक लिमिटेड पैसा ही लगा हुआ है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कार्वी कमेटी बेसिकली उस समय एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिसाइड किया गया, कमिटीज़ बनाई जाती हैं और उसमें कहा गया कि उसके अंदर में कहा गया कि आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये एक पूरा टर्म निकाला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा कि इन इंडस्ट्रीज़ को आप अलग से प्रमोट करिए। ठीक है, उसका बेनिफिट है, बेनिफिट में आ सकता है ये क्या? कार्वी कमेटी का क्या बेनिफिट्स था? ना, कार्वी कमेटी तो बस एक नाम है, ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ये बनाया है। जैसे कुछ लोगों की सलाह पे बनाया जाता है ना, कोई भी नया कानून बनाना है या कोई नई चीज़ अगर बनानी है तो किसी की सलाह पे बनाई जाएगी ना। तो ये किसकी सलाह पे बनाया गया था? कार्वी कमेटी की सलाह पर। तो ये तो बस कार्वी कमेटी एक कमेटी का नाम है। कमेटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। ठीक है, उनके हेड रहे होंगे कार्वी नाम के पर्सन, तो ये नाम हो गया कार्वी कमेटी। मैंने आपसे पूछा था एक बार, उसमें सैंपल पेपर में था, आप बोले थे कि नॉलेज अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बेनिफिट्स और इसका बेनिफिट्स पूछ रहा था और कार्वी कमेटी क्या है वो पूछ रहा था। अच्छा, कार्वी कमेटी क्या है ऐसे करके पूछा था। और बेनिफिट्स उसका, कार्वी कमेटी के बेनिफिट्स नहीं होंगे साहब, बेनिफिट्स होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। और कार्वी कमेटी का नाम अगर पूछ लिया गया तो हमको हो सकता है उस समय ध्यान ना आ रहा हो, आई एम नॉट वेरी श्योर,
क्योंकि ये कमिटीज़ के नाम है, ऐसे 20 ठो कमिटीज़ होती हैं, हमको उतना ध्यान नहीं रहता है। तो कार्वी कमेटी हो सकता है उससे मैं दिमाग में न रहा हो, बट कार्वी कमेटी ने स्पेसिफिकली रिकमेंड किया था क्या सेटअप करने के लिए, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कार्वी कमेटी। या आपसे वन वर्ड वगैरह में पूछ लिया जाता है। कमीशन और कमेटी एक ही होता है? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कहते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट दैट हैव इन्वेस्टमेंट अप टू 5 लाख रुपीज, ये पुराना है, फिर से कह दें। ठीक है, ये पुरानी लिमिट है उस पॉइंट ऑफ टाइम की, 1956 वाली। द फीचर्स ऑफ एसएसआई आर, एसएसआई की क्या खास चीजें होती हैं? एसएसआई की खास चीज ये कि रूरल डेवलपमेंट को, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स, इसके फीचर्स भी कह सकते हैं, इसके बेनिफिट्स। इट प्रमोट्स रूरल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटी। ये रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा और रीजनल डिस्पैरिटी को कम करेगा। ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करता है, यानी ज्यादा पैसा मत लगाओ, कम पैसे से ज्यादा आउटपुट जनरेट करो, ज्यादा लोगों का इस्तेमाल करो, और ज्यादा लोग जहां पे इस्तेमाल होंगे वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ये इसका पहला फायदा। रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना, रीजनल डिस्पैरिटी मतलब समझ गए, कोई एरिया ज्यादा डेवलप है, कोई कम डेवलप है, तो रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ये इसके दो मेजर बेनिफिट्स माने जाते हैं। और तीसरा, ये एक्सपोर्ट में भी बहुत पार्टिसिपेट करता है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हो गया, इसको आप बना लो पॉइंट नंबर 1, इसको बना लो पॉइंट नंबर 2। और तीसरा है एसएसआई ऑल्सो प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ये एक्सपोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा देते हैं, ये एक्सपोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा देते हैं। तो गवर्नमेंट इनको कैसे करके हेल्प करती है? गवर्नमेंट इनको कैसे करके हेल्प करती है? गवर्नमेंट देखो दो तरीके से हेल्प करती है। इनके ऊपर में एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्सेस कम लगाती है, लोअर एक्साइज ड्यूटी या लोअर टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी लगता था प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, तो प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है वो कम लगाएगी, और साथ ही साथ इनको लोन चीपर दिया, यानी चीपर लोन दिया जाएगा, कम नहीं देंगे, चीपर लोन देंगे, यानी सस्ता लोन देंगे, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपकी जो पॉलिसीज हैं, इसको खत्म ही कर दिया जाए क्या? 5 मिनट का और है। इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इनवर्ड लुकिंग। अच्छा एक सेकेंड, एक और पॉइंट रह गया, लाइसेंस राज सिस्टम। लाइसेंस राज सिस्टम, जो लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, इसका एक डीमेरिट था, इट वाज लाइसेंस राज सिस्टम। बताइए लाइसेंसिंग किस किस चीज के लिए रिक्वायर्ड थी हमारे देश में? लाइसेंसिंग 3 चीजों के लिए रिक्वायर्ड था। लाइसेंसिंग वाज रिक्वायर्ड फॉर 3 थिंग्स: फॉर ओपनिंग अ न्यू इंडस्ट्री, फॉर एक्सपैंडिंग द इंडस्ट्री existing industry, and for entering into a new line of business. For opening a new industry, for expanding the existing industry, for entering into a new line of product कर लो, entering into a new line। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, या नया इंडस्ट्री सेटअप करना है। तीनों चीज के लिए आपको क्या चाहिए था? अधिकतर इंडस्ट्रीज के लिए हटा दिया गया था, एक्सेप्ट सम एसेंशियल इंडस्ट्रीज। तो वो कुछ 6 एसेंशियल इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी सबके लिए एबॉलिश था, जैसे केमिकल, एटॉमिक, आर्म्स एंड डिफेंस। नहीं वो लाइसेंसिंग की बात हो रही है, याद है क्या? लाइसेंसिंग की बात हो रही है। आप लोग जो बता रहे हैं वो ये कि कौन कौन पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था। इनको सस्टेन किया गया ना, मतलब वो कैटेगरी 1 में, और बाकी सब कैटेगरी 1 की बात नहीं हो रही, लाइसेंस की बात हो रही है।
जैसे केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इन सब के लिए लाइसेंस की जरूरत है। आप लोग जो बता रहे हैं वो स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर है, ठीक है? समझ रहे हो अंतर तुम लोग? तो उसमें कुछ 8 इंडस्ट्री शायद थी ऐसी जिनको कि लाइसेंस कहा गया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप उस इंडस्ट्री में है तो। लाइसेंसिंग आज भी बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है, लेकिन जो आप लोग 2 नाम स्पेसिफिकली बता रहे हैं, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, वो स्पेसिफिकली 100% पब्लिक सेक्टर के लिए। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, लाइसेंस के बारे में हम अगेन फिर से हम स्किप कर गए। लाइसेंस का ड्रॉबैक हम आपको बता रहे थे, तो लाइसेंस के ड्रॉबैक्स में एक आया कि लाइसेंस 3 चीजों के लिए रिक्वायर्ड था, बताइए। ओपनिंग अ न्यू इंडस्ट्री, ओपनिंग अ न्यू इंडस्ट्री, फिर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना, एक्सपैंडिंग द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना, और तीसरा बताओ, एंटरिंग अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट में एंटर करना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइसेंस के बारे में बताया। लाइसेंस 3 चीजों के लिए जरूरत था। अब समझो लाइसेंसिंग की वजह से एक सिस्टम आया, लाइसेंस राज सिस्टम। क्योंकि एक एरिया में एक ही लाइसेंस दिया जाता था, तो कई लोग मल्टीपल नेम्स से लाइसेंस ले लेते थे। पीपल यूज टू एक्वायर लाइसेंस अंडर मल्टीपल नेम्स, अलग अलग नाम से लाइसेंस ले लेते थे, सो दैट नोबडी एल्स कुड एक्वायर अ लाइसेंस। दिस वाज कॉल्ड एज लाइसेंस राज सिस्टम। इट ऑल्सो लेड टू ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब उसमें धांधली वगैरह होने लगी, ठीक है? तो ब्यूरोक्रेसी मतलब जहां पे भी एक्सेसिव प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स रहते हैं गवर्नमेंट के, तो उसके अंदर में करप्शन हुआ, ब्यूरोक्रेसी हुई, जिसके कारण थोड़ी सी अगेन दिक्कत होने लगी, धांधली होने लगी। हाँ, हम वही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर था, ये इतना ज़्यादा हो गया कि इसके कारण फिर करप्शन बढ़ गया। लाइसेंस चाहिए, पैसा दो। तो लाइसेंस राज सिस्टम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लाइसेंस राज में क्या था? अ पर्सन एक्वायर्ड लाइसेंस अंडर, बोलो, एक्वायर्ड मल्टीपल लाइसेंसेस। एक ही पर्सन मल्टीपल लाइसेंसेस एक्वायर कर लेता था। एक ही पर्सन मल्टीपल लाइसेंसेस एक्वायर कर लेता था इन डिफरेंट नेम्स, सो दैट nobody else could acquire it, कोई और उसको न ले पाए। बोले क्लियर है ये बात? क्लियर है यहां तक? पक्का? चलो, अब ऐसा करते हैं, ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और बाकी सारे पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ही फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।